ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बात मिडिल ईस्ट में छिड़ी हुई महाजंग की होगी। अमेरिका ईरान के बीच युद्ध भीषण होता जा रहा है। जॉर्डन में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद अमेरिका ने ईरान पर भयानक हमला किया। अमेरिका ने ईरान के मिलिट्री और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। उधर ईरान भी काउंटर अटैक कर रहा है। कुवैत से लेकर जॉर्डन तक मिसाइल और ड्रोन बरसा रहा है। ईरान ने एक और अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है, तो वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई ने पहली बार अमेरिका को खुली धमकी दी है। खामेनेई ने कहा कि अमेरिका को ऐसा सबक सिखाएंगे जो वो कभी भूल नहीं पाएगा। मुज्तबा ने अमेरिका को दुनिया का सबसे बड़ा शैतान बताया और एक समझौते का जिक्र करते हुए कहा कि ट्रंप के सिग्नेचर की कोई वैल्यू नहीं है, अब जंग आर पार की होगी। तो वही खबर यह भी है कि अमेरिका जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है। मिडिल ईस्ट में 50,000 अमेरिकी सेना तैनात है और वो किसी भी वक्त ईरान पर जमीनी हमला बोल सकती है। IRGC कमांडर अब्दुल्लाही ने कहा कि अमेरिका के किसी भी हमले का जवाब विनाशकारी होगा। अब ये आज से अगर 7 दिन 8 दिन पहले की स्थिति पर हम बात करते, तब हर्षवर्धन जी ऐसा लग रहा था कि जितनी भी खींचतान होगी आखिरकार बातचीत पर आएगी। लेकिन पिछले 7-8 दिन की तस्वीरें ये बता रही है, अमेरिकी सेना का बिल्डअप ये बता रहा है, ग्राउंड पर तैयारी चल रही है। ये तो एक नया चैप्टर खुल गया है जहां पर बातचीत बहुत पीछे रह गई है। नहीं, नया चैप्टर क्या खुल गया है, कुल मिला के जो एक शब्द है ना, पुनर्मूषको भव, तो ये वही स्थिति हो गई है, पुनर्मूषको भव वाली। और इसमें जो खतरनाक बात है कि दोनों लड़कर झगड़कर तबाही करके ईरान की बर्बादी हो गई, दुनिया के देशों को मुश्किल हो गई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इतने सिविलियंस की जान चली गई और उसके बाद ये दोनों शांति से मुकरे। ये दोनों इसके अपराधी और दोषी हैं। लेकिन इस मामले में ईरान जिस तरह से वेपनाइजेशन कर रहा है, हथियार बना दिया है इसका हॉर्मुज जलडमरू मध्य का, उसके आधार पर मैं बिना किसी संकोच के कहूंगा ईरान मानवता के खिलाफ खड़ा है। अपने देश में तो उसके शासक मानवता के खिलाफ थे ही। उनके अपने देश में कभी उनके हुक्मरानों ने, उनके शासन करने वालों ने, सत्ताधीशों ने उनकी जनता के लिए चिंता नहीं की। लेकिन अब वो दुनिया की मानवता के खिलाफ, अभी तक वो सिर्फ अपने यहां वो थ्रेट थी। और मैं फिर से कह रहा हूं, पूरी दुनिया को इसमें एक साथ आकर प्रतिरोध करना पड़ेगा। और ये बड़ा विचित्र है कि ईरान को सबसे आसान दिखता है कि उसके अपने पड़ोसी इस्लामिक मुल्क, मुसलमान देश जो है, वहीं वो सबसे पहले हमला शुरू कर देता। अच्छा, मान लीजिए कि अमेरिका का कुछ जहाज चला जाए, उसके 1-2 नागरिक वो जान गंवा बैठेंगे, लेकिन असली नुकसान किसका हो रहा है? असली नुकसान तो दुनिया का हो रहा है या ईरान का हो रहा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये लड़ाई एक बार जितनी होनी है हो ही जाए, क्योंकि ये रोज रोज का तमाशा जिसको कहते हैं ना, बार बार का डर दिखा के दुनिया को, तो इस हथियार जो ये नया, ये जो एक छोटा सा इलाका है, इस छोटे से इलाके का पूरी तरह से दुनिया को पता चल जाए कि इसका कितना हथियार, ये किस तरह का हथियार है, न्यूक्लियर से ज्यादा खतरनाक है, कोई कैसा बम है, क्योंकि वेपनाइजेशन तो उसका हो ही गया है ना। मैंने 2 दिन पहले कहा था कि ये युद्ध जो है वो जब तक अमेरिका डिसाइसिव विक्ट्री नहीं अमेरिका को होता है, और मेरे मुंह से ब्रह्मास्त्र शब्द निकला था, उसका ईरानी एम्बेसी ने उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट किया। मेरा मानना कोई न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह से लेकर के नहीं था। लेकिन एक बात बहुत तय है कि जिस प्रकार से ओमान से निकलने वाले, ओमान की तरफ से भी जो निकलने वाले गलियारे से जो जहाज निकल रहे हैं, उसको भी ईरान टारगेट कर रहा है। यानी वो 32 किलोमीटर का जो पैच है, जो समुद्री रास्ता है, उस पर ईरान एकाधिकार चाहता है। अभी बात थी कि भाई ठीक है, तुम्हारे वाले किनारे की तरफ से जो है वो जहाज नहीं निकल रहे हैं, थोड़ा सा रिस्की फैक्टर है ओमान की तरफ से निकालना, क्योंकि थोड़ा भी गड़बड़ी हो जाती है तो जहाज को उसमें अटकने की संभावना होती है। लेकिन ईरान की शर्त क्या है? ईरान की शर्त है कि नहीं, जो हमारा तय किया हुआ रास्ता है उसी से निकल जाओगे। अब ये इसको दादागिरी नहीं कहें तो अब क्या कहें? कल भारत जो है वो मलक्का स्ट्रेट की तरफ यही काम करना शुरू करे तो क्या होगा? चीन के साथ युद्ध होगा या बाकी अन्य लोगों के साथ युद्ध होगा? ये बात काम तो भारत भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि भारत नहीं कर सकता है, लेकिन युद्ध इनवाइट करेंगे। और मलक्का स्ट्रेट से तो 80% ट्रेड दुनिया का होकर के गुजरता है। आप सिर्फ अमेरिका से झगड़ा है आपका,
लेकिन आप बदला किससे ले रहे हैं? आप बदला जापान से भी ले रहे हैं, आप बदला इंडिया से भी ले रहे हैं। भाई इस क्राइसिस को कौन झेल रहा है? इस क्राइसिस को तो भारत भी झेल रहा है, इस क्राइसिस को जापान भी झेल रहा है। हमारे यहाँ ईंधन की आपूर्ति बंद है, हमारे यहाँ उर्वरक की आपूर्ति बंद है, हमारे यहाँ डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, सारी चीज़ों में दुविधा हो रही है। अब चूंकि भारत वहां पर जाकर के कार्रवाई नहीं कर सकता है अपना बचाने के लिए, नहीं तो क्या है, एक तरीके से चीन के सह पर आप काम कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि अमेरिका भी जो वहां पर गया वो चीन को ही ब्लॉक करने के लिए गया था। ये भी एक एंगल निकल करके आ रहा है। तो ये लड़ाई जो खींच रही है जी, मुझे लगता है कि इसमें रसिया और चाइना दोनों का वरदहस्त प्राप्त है ईरान को, और इसीलिए लड़ाई खींच रही है। लेकिन नहीं कब तो तक खींचेगी, कहां तक लेकर जाएंगे? हॉर्मूज पर कब तक ऐसे नहीं, संकट आप के कल बादल देखिए ना, होंगे? कल ईरान के पुल पर अटैक किया गया, वाटर प्यूरिफिकेशन डिस्टिलेशन ये था, उससे उसके गांव में पानी नहीं मिल रहा। दूसरा क्या किया ईरान ने, क्या किया, कुवैत के डिस्टिलेशन प्लांट को जाकर के हिट किया, तो वहां पर पानी की कमी है। अब जाकर के ये युद्ध का जो डायमेंशन है वो बदल रहा है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तक ठीक था, मैं आप वही मिलिट्री सर, मैं एस्टेब्लिशमेंट तक, इस लेकिन बात जब को आप आगे बढ़ाती इंफ्रास्ट्रक्चर हूँ, तक आप चले जाएंगे तो वो तो अमेरिका ने बोला था, ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान हमारी बात नहीं मानता है तो अब पहला हफ्ता होगा जब डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला होगा, उसके बाद फिर हमला होगा ब्रिजेस पर, और वो अमेरिका ने करना शुरू कर दिया है। भारत इसका भुक्तभोगी क्यों बने? देखिए, कोई भी और दूसरा देश जो इस जंग में शामिल नहीं है वो इन दो देशों के टसल के बीच में क्यों पिसे? देखिए, इस जंग से पहले हॉर्मुज खुला हुआ था, खुला हुआ था, कोई दिक्कत नहीं थी ना। तो अमेरिका ने ईरान पे हमला किया, उसके पास एक वर्ल्ड पावर ने एक कंट्री पे हमला किया, ठीक है। ऐसे में वो जो छोटा कंट्री है वो किस तरह से अपने आप को सेव करे, वो किस तरह से प्रेशर डाले वर्ल्ड पावर पे कि भाई हमारे पे हमले क्यों कर रहे हो। दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला किसने शुरू किया था? ईरान ने किया था क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला अमेरिका ने शुरू किया था। दूसरी बात, क्या कुवैत, जॉर्डन ये सारे इनोसेंट देश हैं? यहाँ पे अमेरिकी बेसिस के जरिए अगर ईरान पे हमले हो रहे हैं तो ईरान उन पे हमले करेगा, क्यों नहीं करेगा? अगर अमेरिका ने वहां पे, ईरान ने साफ कहा था आप अमेरिकन बेसिस वहां से हटा दीजिए, कहा था ना सारी कंट्रीज को कि आप वहां पर अमेरिकन बेसिस आपके जो हैं उन्हें बाहर कर दीजिए। नहीं किया, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त भी इतना अमेरिका के पास वो मतलब या विल पावर कहूं या जिस तरह भी है कि वो ग्राउंड वॉर में इसमें जाएगा। लेकिन ग्राउंड वॉर की तैयारी वो कर रहे वो हैं। 50,000 सैनिक वहां बहुत साल पहले से 10,000 सैनिक और उन पेंटागन ने भेजे हैं। तो दूसरा इस वक्त जो है ईरान की इकोनॉमी पूरी तरह से ध्वस्त है। उसके पास जो मीन्स हैं ईरान के पास, वो उसका इस्तेमाल करके अमेरिका पे प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है कि वो इस जंग को रोके। देखिए, दो चीजें हैं। अमेरिका ईरान के साथ न्यूक्लियर वेपन्स पर जो बात कर रहा है, मैं उसे तार्किक नहीं मानता। यदि किसी एक कंट्री के पास, पाकिस्तान को तो न्यूक्लियर वेपन देश बनने दिया, सबसे बड़ा एपिसेंटर तो टेररिज्म का पाकिस्तान ही है, लेकिन उसको तो अमेरिका ने मदद किया। आप ईरान पर एक दूसरे तरीके के सैंक्शन लगाते हैं। समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि ईरान ने डिक्लेयर कर दिया है कि डेथ टू इजराइल, और उस डेथ टू इजराइल में आप हूती को समर्थन दे रहे हैं, उस डेथ टू इजराइल में आप हमास को समर्थन दे रहे हैं, उस डेथ टू इजराइल आप समर्थन दे रहे हैं। तो आपने टेररिज्म को स्टेट पॉलिसी बना लिया है। विरोध वहां पर जाकर के है। आप लड़ना है तो आप ठीक है, इजराइल से आप लड़ लीजिए, लेकिन आप यदि प्रॉक्सी को आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करके कहें तो कल तो जाकर के न्यूक्लियर मतलब मैं तीन पाकिस्तान जो प्रॉक्सी करे तो वो ठीक, मैंने अमेरिका कहा उसको नहीं करेगा। नहीं, मैंने इसीलिए कहा, ईरान करे तो मैंने कहा अमेरिका भी करता है। नहीं, मैंने कहा कि अमेरिका को भी मैंने इसीलिए कहा अमेरिका की भी ये दुष्टता ही है। अमेरिका अफगानिस्तान में प्रॉक्सी के जरिए टेररिस्ट भेजे, मैंने ठीक है, मैंने मना नहीं, मैंने इसलिए कहा कि अमेरिका जो कर रहा है पाकिस्तान के साथ, वो तो और नंगा नाच है। मैं देखिए, पाकिस्तान की बात आ रही है, मैं समीर जी आती हूं आपके पास। पाकिस्तान की भी स्थिति मैं बता दूं। पाकिस्तान में ऐसा खौफ महसूस किया गया, इससे पहले कभी नहीं हुआ।
अपने ही लोगों से यानी कि पीओके से जो आवाजें उठ रही हैं, मुनीर और शहबाज को ये सोने नहीं दे रही है। बच्चा बच्चा इनकलाब के नारे बुलंद कर रहा है। कोटली, मीरपुर, मुजफ्फराबाद से, रावलाकोट से जैसी तस्वीरें सामने आ रही है। आजादी के दीवाने हुंकार भर रहे हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने ऐसा समा बांधा है कि पाकिस्तान की सत्ता हिल गई है। पीओके में आजादी की लड़ाई अपने चरम पर है। सरकार ने बातचीत की कोई पेशकश नहीं की है, लेकिन प्रदर्शनकारी भी हार नहीं मान रहे। उन्होंने साफ ऐलान किया है, कहा है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हमारा आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। मुनीर की कायर सेना निहत्थे लोगों पर गोलियां चला रही है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का हौसला नहीं टूटा है। कुछ तस्वीरें जो यहां से आ रही हैं वो आपके सामने रख देते हैं। खून रंग लाएगा, खून ये मेरे हाथ में रियल बुलेट गोलियां हैं, ये डायरेक्ट फायर हमारे लोगों पर कर रहे हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है, अस्पताल के अंदर आंसू गैस और लोगों पर तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी के लोगों को पुलिस की वर्दियां पहनाकर हमारे लोगों पर जबर किया जा रहा है। तो वक्त अब भी आपके पास है कि ये रास्ते खोले जाए। पाकिस्तान के मिलिट्री अपनी प्रॉक्सी आतंकवादियों को तो खूब खाद पानी देती है, कहीं कोई कमी नहीं आने देती, लेकिन जो यहाँ पर मासूम हैं उन्हें गोलियां दे रही है। सुमीर जी, देखिए, पाकिस्तान अब गोलियां दे, पाकिस्तान को गालियां दे, पाकिस्तान उनके ऊपर टैंकर चलाए, पीओके वाला जो हिस्सा है वो पाकिस्तान के हाथ से अब निकल गया है। अब वहाँ के लोगों ने जिस तरीके से अपने सर पर कफन बांध लिया है कि आप गोली चलाओ, आप टैंक चलाओ, आप तमाम मिसाइलें चलाओ हम पे ऊपर, अब हम अपनी जो बात है वो मंगवा कर रहेंगे। और मुझे लगता है कि अब ये उस स्टेज पर चला गया है। और सिर्फ पीओके नहीं, अब बीएलए ने जिस तरीके से पाकिस्तान सेना को मारना शुरू किया, लगातार कल 45 सैनिक मार दी, कल और रात को 7 सैनिकों को मारा है। बीएलए जिस तरीके से आक्रामकता के साथ आगे बढ़ रहा है, दोहरे फ्रंट पर पाकिस्तान सेना को लड़ना लगभग असंभव है। एक तो तरफ पीओके की जनता पूरी सड़कों पर उतर आई है और बीएलए के लड़ा के पाकिस्तान सेना को जिस तरीके से मार रहे हैं। आसिम मुनीर को ये उम्मीद नहीं थी कि बीएलए इतने स्ट्रांग अटैक करेगा और पीओके के अंदर इतना गदर मचेगा। पूरी जनता वहां जिस तरीके से आजादी की बात कर रही हो, जो उन्होंने कहा है कि भाई हम तो आपका हिस्सा कभी नहीं थे, आपने हम पे कब्जा किया हुआ है, हमारे साधन संसाधन और सुविधा जो हमारी है हमें वापस लौटाइए, हमारे क्षेत्र के अंदर इस्तेमाल करेंगे। कोयले की खदान है तो उसको हम चलाएंगे, या माइन से उसको हम चलाएंगे, गैस के जो संयंत्र है उसको हम चलाएंगे और उससे जो आमदनी होगी वो पैसा हम अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। आप हमारी सारे संसाधनों पर कब्जा करते हो और पीओके को आप बिल्कुल एक भुखमरी के कंगाल पर रख दिया है। इसे एक टेरर लॉन्चिंग पैड के लिए इस्तेमाल आप करते हो। बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि अब आसिम मुनीर को लग रहा था कि वो अपने वहां सेना भेजकर वहां के 25-50 लोगों को मारकर डराकर इस आंदोलन को कुचल देगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये आंदोलन आसिम मुनीर के हाथ से निकल गया है और वो जब आगे कूच करेंगे, मुझे लग रहा है कि अब ये आजादी की ओर बढ़ चुके हैं और अगला कदम वही होने वाला है। बस भारत सरकार को थोड़ा इनको सपोर्ट करना चाहिए। भारत सरकार कर रही होगी कि नहीं कर रही है, सरकार ही बता सकती है, लेकिन मुझे लगा थोड़ा सपोर्ट करें। पर जो कर रही है तो वो तो रक्षा हमें मंत्री पता ही ने कहा है था कि पके आम की तरह पीओके हमारे गोदी में आकर गिरेगा, तो मुझे लग रहा है उसकी शुरुआत हो चुकी है। हर्षवर्धन जी, प्रत्यक्ष तौर पर जो सरकार कर रही है वो तो हमें दिख ही रहा है, फिर चाहे वो असेंबली में सीटें रिजर्व रख लेना हो या फिर यूनाइटेड नेशंस में जाकर जो पाकिस्तान की सरकार वहां के लोगों के साथ व्यवहार कर रही है उसे लेकर आवाज उठानी हो। परोक्ष रूप से कुछ अगर हो रहा है तो वो मुझे नहीं पता, पर तस्वीरें ये बताती है कि वहां के लोग खुद आजादी की मांग कर रहे हैं। अब वो एक धक्का जोर से वो कब इतना बड़ा होता है कि आजाद होता है, ये एक सवाल है। नहीं, देखिए, एक चीज तो बड़ी स्पष्ट है कि भारत की कोई भी सरकार रही हो, मतलब जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक, वो स्पष्ट तौर पर मानते हैं कि ये अवैध कब्जा है। हर भारतीय ये मानता है, पाकिस्तान के लोगों को भी बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए उस हिस्से को आजाद कश्मीर कहने की कोशिश करते हैं। जो गुलाम कश्मीर है, जो अवैध कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है, उसको आजाद कहते हैं। दुर्भाग्य का एक हिस्सा था कि हमारे देश का एक बड़ा तंत्र जिसमें पत्रकार, बुद्धिजीवी, प्रोफेसर्स, इंटेलेक्चुअल्स वो सब शामिल थे और देश की सत्ताधारी राजनीतिक दलों के साथ वो कहीं कोई बैंकॉक में जिन्ना इंस्टीट्यूट करा रहा है J&K पर, तो इधर वाले कश्मीर की बात करते थे। कहीं लंदन में कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है तो यहां की बात होती थी। जितने अलगाववादी हैं, जितने आतंकवादी हैं, वो सब वहां जाके भाषण देकर आते थे। ये नवलखा से लेकर और अरुंधति राय से लेकर जाने कौन कौन वहां बात करते थे। तो यहां के हिस्से को डिस्प्यूट बना रखा था।
अब वो पूरी तरह से सरकार में खत्म हुआ। अगर आपको प्रत्यक्ष देखना है कि क्या क्या किया, तो ये प्रत्यक्ष वाला हिस्सा। अब क्या हो रहा है, जो पीओजेके के लोग हैं जिन्होंने आवाज उठाई और बाहर चले गए, वो आज ये कह रहे हैं कि हम मूल रूप से भारतीय हैं, हमारी पहचान यहां से है, और ये जो हिस्सा है इस पर पाकिस्तान के इस्लामिक शासन ने अवैध कब्जा कर रखा है। अगर आप इसको कहें कि शिफ्ट कितना बड़ा है तो उसको समझिए। वो इस्लामिक लंदन शासन, वो अब लंदन और अमेरिका में बैठकर बाकायदा ये बात कहते हैं कि हमें मुक्ति चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए इस इस्लामिक शासन से। और वो कहते हैं कि हमारा मूल वो भारतवर्ष का है, वो हिंदू वाला शासन है, वो विरासत है। उनके नाम मुस्लिमों के हैं, वो लंदन में हो, बहुत से लोगों भारत भी अब आते हैं लोग, उनको जिसको कहते हैं भारत सरकार वो वीजा देकर बुलाती भी है। तो निश्चित तौर पर वो सारे उस फ्रंट। लेकिन असली क्या है, असली ये है कि क्या ये जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है JAC, ये जहां जा रही है, जो उनके एक मेंबर को मार दिया गया, उसके बाद ये जो गुस्सा उभरा है, क्या ये सस्टेन करने जा रहा है? क्या वो लोग वहां पर ये स्थिति बनाएंगे कि वहां की लोकल गवर्नमेंट ऐसी बने जो वो बात करे जिससे भारत को आसानी हो कि अब हम इनको, इनकी जो इसको बार बार कहा जाता है ना, मानवाधिकार, नागरिक अधिकार, उनको हम करने की स्थिति में हो, तो उस तरफ हम बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमन खान ने पाकिस्तानी हुकूमत को सीधी चुनौती दी है। उन्होंने जनता से कहा है कि मालिक हम हैं, मर्जी भी हमारी ही चलेगी, पीओके चुप नहीं बैठेगा। हल करेंगे, ये हमारे मुतालबात हल करेंगे और हमारी मर्जी के मुताबिक। मालिक हम है, रियासत हमारी है, टैक्स हम देते हैं, हम मालिक हैं, हम देते हैं, ये पढ़ते हैं, हम मालिक हैं, अवाम मालिक है, अवाम। और अब अवाम का कहना माना जाएगा, अवाम की बात मानी जाएगी, आवाम की बात मानी जाएगी, ये हमारी जमीन है, हमारा हुक्म चलेगा। देखिए ये बात तो साफ है। वहाँ पर आप जिस तरह से कत्लेआम आपने किया है, 25 से ज़्यादा लोगों को आपने मार दिया है, तो नेचुरली वहाँ पर जनता के बीच एक सेंटिमेंट है कि जो पाकिस्तान है वो उनको एक पराया जो है हिस्सा मानता है। वहाँ पे बहुत सारी समय तक मांग चलती रही कि इसे अलग प्रोविंस बनाया जाए। पाकिस्तान से संभल क्यों नहीं रहा है? पाकिस्तान में कुछ भी संभाले नहीं संभल रहा, बलूचिस्तान संभाले नहीं संभल रहा है ना, तो अफगानिस्तान के साथ सारे एरिया। इसके पीछे देखिए राजनीतिक कारण है, क्या कारण है? देखिए वहां पर लोग जो हैं उन, अगर आप देखिए वहां हो क्या रहा है, अगर जो लोग पाकिस्तान जाते हैं वहां पे क्या देखते हैं, एक तबका ऐसा जो बहुत अमीर है। ये तबका कौन है? ये वहां के सियासतदान हैं, ये मिलिट्री के लोग हैं, और जो है वहां पर कुछ और जो मिलिट्री से जुड़े हुए जो व्यापारी हैं वो हैं। और ये जो है सारा का सारा जो धन है इन लोगों के पास है। बाकी आवाम क्या है, वो भूखों मर रही है, उनके लिए महंगाई बढ़ रही है। वहाँ पर आटा, दाल, चावल सबके दाम जो है वो आसमान छूते हैं, पेट्रोल के दाम आसमान छूते हैं, बाकी सब चीज़ों के दाम आसमान छूते हैं। तो नेचुरली एक जो गुस्सा है आवाम में वो है। दूसरा, वहाँ पर पंजाबी, जैसे पहले भी बात हो रही थी कल परसों, कि वहाँ पर पंजाब जो है, पंजाब सूबा है, वो कितना जो है सियासत पर और बाकी जगहों पर, नौकरियों में, सियासत में, बाकी जिस तरह से हावी है, दूसरे सूबे जो हैं उनको इस चीज़ को लेकर नाराज़गी है। तो नेचुरली वो लोग भी कहते हैं अब। और एक आर्थिक पहलू बहुत बड़ा ये है कि खुद पाकिस्तान चूंकि कर्ज में डूबा हुआ है, ऐसे में वो किसी भी सब्सिडी को देने की स्थिति में भी नहीं है। तो ये तो तय है कि इस बार हाथ से निकला पीओके। अब वो तारीख कब होगी, बस उसी का इंतजार किया जा रहा है। और फिर जैसे अभी जो बात कही जा रही थी ना कि पके हुए आम की तरह टपक कर हमारी झोली में आके गिर जाएगा, उस दिन का इंतजार किया जा रहा है।